इनऑर्गेनिक बेंजीन। मैंने लास्ट ग्रुप 13 में आपको एक कंपाउंड दिया था, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, जब ग्रुप 13 कर रहे थे। पी ब्लॉक के सारे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट को मैं दोबारा पिक करूंगी, सीइंग योर परफॉर्मेंस। तो जितना भी केमिकल बॉन्डिंग पार्ट है, अब मैं वो तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ रही, क्योंकि मेरे को केमिकल बॉन्डिंग दोबारा इन्वॉल्व करना पड़ ही गया। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन कैसा होता है, अगर कोई मेरे को हेल्प कर सके कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कैसा था, तो लास्ट क्लास के आपने शायद नोट्स बनाए हो, नहीं भी बनाए हो अभी उसको ढूंढने ढांडने के चक्कर में नहीं पड़ते हम। कुछ ऐसे फ्यूज्ड रिंग थे, बोरोन नाइट्रोजन, एम आई राइट, और ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड थे, ऐसा ही कुछ था। जब बहुत सारे रिंग फ्यूज्ड पूरा लेयर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। लेकिन ये लेयर्ड नहीं है। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या फर्क है? जैसे बेंजीन के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, वैसे ही बोरोन नाइट्रोजन के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। यहां ऐसा नहीं होगा, देख लेना, यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां तो लेयर बन गई एक के साथ एक के साथ, यहां पर तो रिंग फ्यूज होते गए, वैलेंसी बची नहीं। अच्छा, अभी इधर डबल और ये बॉन्ड्स भी हैं, तो एच की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन ये है। अब बॉन्डिंग चैप्टर में मैंने आपको टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया था, उसमें मैच मैट्रिक्स में कुछ पूछा था, मैं अभी उसको नहीं बोलना चाह रही क्या पूछा था, मैं वहां से अब मूव ऑन करना चाह रही हूँ। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं, ये नहीं पूछा तो अब के बॉन्डिंग में ये चीजें भी आएंगी। क्या मेरे को आप बता सकते हो, बोरोन और नाइट्रोजन, सारे बोरोन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन सेम है कि डिफरेंट है? जब जी 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2। अब आप लोग यहां ये देख लीजिए, बोरोन ने 4 कैसे बना लिए बॉन्ड ना, हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट कर नहीं पाता, हाइड्रोजन पे एक ही है। नाइट्रोजन, सॉरी स्पीड में मेरे से ये गलती होगी, बेयर इट, आई एम सॉरी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसमें कोई आपसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनवा ले, हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, प्लेनर नॉन प्लेनर, प्लेनर होगा। तो पहले इरादा नहीं था, बट अब सारा केमिकल बॉन्डिंग लूंगी जितना भी है जो आपके टेस्ट में गलत हुआ है, ताकि। तो ग्रुप 14 मेरे पास क्या है बच्चों, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली अभी याद करिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। एक और है एलिमेंट, बट आप जानते हैं कि वो रेडियो एक्टिव है। बोरोन फैमिली में जो सबसे नीचे रेडियो एक्टिव था, उसकी हाफ लाइफ कितनी थी, याद रखना। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही ऐसा कोई क्वेश्चन आए, बट पता नहीं लगता, इनऑर्गेनिक में कुछ भी आ जाता है। मैंने कहा था शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ मुझे इसी की दिखाई दे रही है। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं, साइज में एक्सेप्शन तो नहीं है, मैं एक्सेप्शन नहीं कह सकती, साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। ये इसका कोवेलेंट रेडियाई की बात कर रही हूं। साइज डाउन द ग्रुप अगर इंक्रीज हो रहा है, तो जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ अनएक्सपेक्टेड है या डिफरेंट है, वो अगली स्लाइड पे बात करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या कोई फ्लॉ है, कोई गड़बड़ है? यस। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो भी रही है, लेकिन थोड़ा नीचे जाके इसने धोखा दिया, आप सबको पता है रीजन। लेकिन फॉर टुडे बी अ गुड लिसनर, कुछ कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो रिटेंशन में हेल्प करेंगी। सो यहां आप देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ा सा जंप मिला, इंक्रीज मिला। तो ये मेरे को दो ट्रेंड पे फोकस करना है, याद करना है। रीजन अगली स्लाइड पे आ रहे हैं। यहां मेरे को सिर्फ कार्बन, आपको भी बोरोन फैमिली से बाहर निकालने के लिए कुछ सेकंड चाहिए, कि अब आप बोरोन नाइट्रोजन, सॉरी बोरोन और फैमिली के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अब किसके बारे में सोचें, कार्बन, सिलिकॉन, राइट। जैसे ही कार्बन के बाद सिलिकॉन आएगा, यू विल बी इनटू दिस फैमिली। अब इसके बाद मेरे पास इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज, लास्ट क्लास में, लास्ट ग्रुप में इस पे काफी देर बात हुई थी, आज ज्यादा देर लगनी नहीं क्योंकि सेम फ्लो चल रहा है। कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2, एंड आई रिक्वेस्ट, केमिकल बॉन्डिंग के लिए बोल रही हूं, ये चीज दिमाग में रखना कि NS2 NP2 का मतलब क्या है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके फास्ट होंगे क्वेश्चन और सही होंगे। दोनों चीज, पहले सही फिर फास्ट। तो अगले टेस्ट में मेरा टारगेट है सही, और 3 या 4 टेस्ट लगते हैं हर साल, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल 3 या 4 टेस्ट लगते हैं फास्ट होने के लिए। पिछले साल का आपका इस बार का रिस्पॉन्स देखिए, मैंने पिछले 2 साल के माइनर टेस्ट के रिजल्ट निकाले, एग्जैक्टली सेम है। उन्होंने भी जूते खाए थे, तुम्हें भी आज जूते पड़े हैं, एग्जैक्टली सेम है। पहले माइनर टेस्ट में 25, 26, 40 ये नंबर मिले थे मेरे को लास्ट ईयर भी। सिलेबस बाद में बताऊंगी क्या था।
अब रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हुआ, ये याद रहेगा। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी में किसने मिसमैच किया? टिन लेड ने। लेड ग्रुप में सबसे नीचे, प्लीज उस रेडियो एक्टिव को एक थोड़ी देर के लिए साइड में कर देना। ट्रेंड्स में लेड सबसे नीचे है, इसकी सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन किसकी सबसे कम हुई? टिन की। तो लेड इधर हुआ और टिन उसके पीछे हुआ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ये ट्रेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विदाउट अ डाउट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। नाउ कमिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, चेक। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सॉफ्ट मेटल्स में बच्चे टिन और लेड लाते ही नहीं, क्योंकि आपने रोजमर्रा की लाइफ में नहीं देखा। सॉफ्ट मेटल में आप सोडियम पोटेशियम तो ले आते हैं कि रिबन है, कैंची से कट जाता है, ये सब बचपन से सिखा रखा है। टिन और लेड को बच्चे बहुत हार्ड सोचते हैं। कभी टिन देखा है आपने? स्टील नहीं पूछ रही, टिन घर में देखा है कभी? आपको कभी कहीं कोई टिन की चीज मिले, थोड़ी सी आप ताकत लगाएं तो आप उसको कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। सेम गोज फॉर लेड, ठीक है। टिन और लेड नॉट दैट सॉफ्ट की स्क्वीज कर लोगे, बट दे आर इजीली विद प्रेशर मोल्डेबल। तो टिन और लेड सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आते हैं। जर्मेनियम मेटेलॉइड है और ये एज पर एनसीईआरटी नॉन मेटल है। बचपन से सुन के आ रहे होते हैं सिलिकॉन मेटेलॉइड है, नहीं है। एनसीईआरटी मैं भी नहीं मानती, लेकिन एनसीईआरटी का मेरे को मानना पड़ेगा। तो सिलिकॉन इज नॉन मेटल। और अगर इसमें मेरे लिखवाए हुए में कोई चेंज आपको एनसीईआरटी में मिले, प्लीज डू इट विदाउट आस्किंग मी। मेरे से नहीं एनटीए ने कंफर्म करना है, कल को कुछ हुआ तो एनसीईआरटी से कंफर्म करना है। तो ये मेरे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आई। अब थोड़ा ध्यान से केमिकल प्रॉपर्टीज चेक। ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने बोरोन फैमिली में आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत अच्छे से घुसा के भेजा था। अनफॉर्चुनेटली उसका टेस्ट नहीं हुआ, वरना उसमें तुम ठीक परफॉर्म करते, क्योंकि केमिकल की बॉन्डिंग के बाद मैंने उठा के पढ़ा दिया ग्रुप 13 और फिर मैंने रख दिया दिवाली और फिर आ गया टेस्ट। अब के मैं कोई गैप नहीं डालूंगी, दैट्स वाई मैंने 16 नवंबर के बजाय 12 नवंबर कर दिया कि यू कैन नॉट अफोर्ड गैप। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको कहा था कि ये चीज दिमाग में रखना, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 बनाना 2p2 बनाना मत, दिमाग में रखना 2s2 2p2, दो ही डब्बे भरे हुए। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसके कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पहले तो बाहर वाले दौड़ के पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक्साइटेड बाद में, ट्राई टू लिसन। दो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले 2p वाले, पहले तो वो दौड़ के अटैक करेंगे या बॉन्ड बनाएंगे, तो इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है +2। लेकिन अगर कोई अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया तो वो क्या करेगा? वो उस 2s वाले को जंप करा के इसको, इस पे भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, वो 2s वाले को जंप करा के 2p में भेज देगा। तो पहले मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन थी 2s 2p दिस, दो तो रेडी थे, ये किसी और के दम पे जंप करेगा तो +4। लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जाती हूँ, डी एंड एफ आते हैं एज पुअर स्क्रीन। पुअर स्क्रीन, अमृता आप लोगों को जहां भी इंदर लगे कोई चीज समझ नहीं आ रही, प्लीज पिन पॉइंट। ये लोग कह रहे हैं समझ आ रही है, लेकिन टेस्ट में मुझे दिख गया इन्हें भी नहीं आ रही है। सो पिन पॉइंट, तुम लोगों के चक्कर में शायद इनका भला हो जाए, राइट। सो 2s2 और 2p2। अब जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जा रही हूं, मुझे आप थोड़ी हेल्प करिए, ग्रुप के मेंबर्स बताना बच्चों। कार्बन, टिन एंड लेड। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं वैसे वैसे देखिए, इसमें बाहर वाला शेल है 2p 2p 2s जो भी कह लीजिए। इसके अंदर कौन सा है? 3p। इसके अंदर कौन सा है? 4p। 4p से पहले क्या भरा गया होगा? वेरी पुअर स्क्रीन। और उसके नीचे, और यहां मैं गई तो क्या होगा? इधर 5p, इधर 6p। 6p आते ही कौन आ जाएगा? 4f। महापुअर स्क्रीन। तो इतनी पुअर स्क्रीन है कि नीचे नीचे जैसे आप जा रहे हो पुअर स्क्रीन्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये क्या करती हैं? पुअर स्क्रीन का मतलब है जो स्क्रीन है उसमें परफोरेशंस हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, वो शील्ड नहीं कर पा रही, वो गोली को नहीं रोक पा रही। और न्यूक्लियर चार्ज पहुंच गया बाहर और उसने इनवर्ट पुल फोर्स किया। इनवर्ट पुल का मतलब क्या होता है? बाहर वाले शेल को अंदर की तरफ खींचा। तो इसमें न्यूक्लियस को किसको झेलना पड़ेगा? पहले एस वाले को, पी वाला फिर भी बच जाएगा, चल सारा तू झेल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस वजह से जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं +2 के होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है।
इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, क्योंकि नीचे वाले मेंबर में ये इतना तेज न्यूक्लियर चार्ज इनवर्ट पुल झेल रहा है कि इट बिकम्स लेजी टू रिएक्ट। ये अनपेयर होना ही नहीं चाहेगा, आ जाए बेशक क्लोरीन फ्लोरीन मिलके कि हम निकालते हैं तुझको, नहीं निकलेगा वो, क्योंकि जेड इफेक्टिव ने रोक रखा है उसको। इस चक्कर में मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे वाले मेंबर में तो +2 मिलेगी, लेकिन ऊपर वाले मेंबर में यस +4 इज देयर, क्योंकि उनमें कौन सी कोई पुअर स्क्रीन है, उनमें तो उल्टा अच्छी स्क्रीन है, न्यूक्लियर चार्ज को ब्लॉक कर दिया, बाहर आने नहीं दिया। तो ऊपर वाले मेंबर में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, नीचे वाले मेंबर में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। तो ये तो मेरे को लगता है आपको पिछली क्लास से भी पता ही है, ज्यादा डिटेल ना लेके सीधे मेरे से पूछा जाए इन दोनों में से किस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा, जो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस कौन होगा, जो स्टेबल चीज में कन्वर्ट हो रहा होगा, ऐसी चीज में जो बनती तो है। अब सबसे नीचे कौन लिखवाया आपने मेरे को, लेड, इसका तुम +4 तो सोच भी नहीं सकते, तो +4 पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं होगा। या मेरे से कोई पूछ ले इन 15 में से कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, आपको अगर रेडॉक्स चैप्टर का आ गया, यस रेडॉक्स का आ गया, इनऑर्गेनिक में कोई अकेला चैप्टर है नहीं। जैसे ही मेरी इनऑर्गेनिक की रिवीजन खत्म होगी, फुल इनऑर्गेनिक का टेस्ट लूंगी 50 क्वेश्चन का, उस दिन सांस लेने दूंगी तुम लोगों को कि एक दिन का ब्रेक दे दो, कि एक बार इनऑर्गेनिक साइड में होगी, 10 क्वेश्चन तो मेरे फिक्स हो गए जेई के और 12-13 क्वेश्चन फिक्स हो गए नीट के। उस दिन सांस लेंगे हम एक दिन का कि चलो इनऑर्गेनिक इज डन। सो अब मेरे पास जब आ जाता है इन 10 में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता, या कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, या कौन से रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ये तो मैं बता पाऊंगी। PbCl2 दे रखा और PbCl4 या कुछ भी एक दे रखा, मुझे पता है PbCl4 इज नॉट हैपनिंग। When it is not happening, तो PbCl2 कभी इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है, +2, यहाँ क्या है, +4। अभी अभी मैंने देखा नीचे वाले मेंबर के लिए +4 इज नॉट पॉसिबल। PbCl2 अड़ जाएगा, PbCl4 में कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सामने वाले को रिड्यूस नहीं करेगा। जबकि टिन का इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू दिस। मैं ये नहीं कह रही इसको KMnO4 या K2Cr2O7 की जगह बदल दो, I'm not saying it is that good oxidizing agent, but if I need to compare these two, what will I say? This is good, this is bad. ये good oxidizing agent है, ना कि PbCl2। क्लियर? अब ये क्वेश्चन बहुत प्रेडिक्टेबल होंगे, बहुत। इसके बाद में आ जाती हूँ क्या चीज में मेरे से गलती होगी। अब वो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेड की सबसे ज्यादा स्टेबल है। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? टेस्ट के प्रेशर में स्टेटमेंट्स गलत करके आते हो। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस पूरे ग्रुप में किसकी ज्यादा स्टेबल है, लेड की। परफेक्ट, लेड टिन गैलियम, कोई गलती का चांस नहीं। आप लोगों के लिए असिस्टेंस के लिए मैंने ये भी लिख रखा है, किसी को भी याद ना हुआ हो तो सामने ग्रुप है। पीबी सॉल्ट्स जैसे कि PbO2 और ये, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। चेक करना कुछ गलती है, फटाफट +2 में जाएगा। इसके बारे में क्या है, यहाँ 4 नहीं होना चाहिए था, 2 गलत नहीं है, मुझे लगता है यहाँ 4 होना चाहिए था। Pb+4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दौड़ के ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग के +2 में जाएगा। तो Pb+4 जहां कहीं भी आपको मिलता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, आंख बंद करके वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में डालिए। अब आपको आदत पड़ रही थी बार बार PbCl2 की, मैं क्या लेकर आ गई, PbO2। क्या लेकर आ गई, Pb, ये, ताकि आपको आदत रहे Pb वही है, साथ वाले बदले। यस अमृता, ज्यादा मेरा यहाँ पे जर्मेनियम ही रहा होगा क्योंकि मैं ग्रुप ट्रेंड की बात कर रही हूँ। राइट, ये तुमने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। कि इस ग्रुप की एक खास बात जो हमें पता है बट फिर भी अंडरलाइन करेंगे, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स बनाता है। अब केमिकल बॉन्डिंग में ये सब मैंने नहीं कवर किया, मुझे अंडरस्टूड है। मैंने जब ऑक्टेट रूल का वायलेशन बात कर ली कि कुछ लोग सुपर ऑक्टेट बनाते हैं, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज भी बनाते हैं। बट ये शब्द सुना हुआ हो तो कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वाला ग्रुप ही यही है। कार्बन CCl4 देख लो, CH4 देख लो, ऐसे ही सारे मेंबर होंगे। EX4, X मीन्स हेलाइड। जो मैंने नीचे बात लिखी है, डू यू एग्री, इफ एग्री
वाई जस्टिफाई? अभी भी गलत जा रहे हो। फजान सुल की क्लास में साफ तौर पे बोला है, तुम लोग जिस दिन इस चीज से ऊपर उठ गए ना कि ये जो ये है, ये कैटायनिक चार्ज है, फॉरगेट इट। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, और ऑक्सीडेशन नंबर का तो लास्ट ग्रुप 13 में यही क्लियर किया है तुमको बार बार। प्लीज, ये इसीलिए कह रही हूं, बी अ गुड लिसनर, और आपको ये चीजें पता लगेंगी। आप अभी भी अपने उस चीज को बदल नहीं रहे दिमाग को, कि कहीं पर कभी किसी ने बता दिया होगा +4 का मतलब कैटायन है। 9th-10th में कैटायन ही बताए आपको, पर इससे तक बता नहीं सकते थे ना। +4 का मतलब कैटायन नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन दिए नहीं है उसने, उसके 4 इलेक्ट्रॉन किसी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में। और अभी अभी बात हुई, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो प्लस क्यों लगा दिया तुमने? कोवेलेंट बॉन्ड था, प्लस लगा के कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि कोई सुपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज आई होगी, उसी ने उठा के इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया होगा। और जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज के साथ बॉन्ड बनता है तो खुद पे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। जिस दिन इसको छोड़ दोगे, इस चीज को, और एक्सपेक्टेड था ये, इसीलिए उन्हीं से पूछा जहां से मुझे एक्सपेक्टेड था गलती होगी, उस दिन मेरी स्लाइड में ये चीज हट जाएगी, अभी नहीं हटेगी। कि अब आप इसको +4 को आयोनिक इसीलिए लेस नहीं कह रहे, असर्शन रीजन दबा के मिलेंगे। आयोनिक इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि +4 आयन पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता है कितनी ज्यादा देनी पड़ेगी? दिस रीजन यू वोंट फाइंड इन ऑल 4 स्टेटमेंट्स, एंड इफ यू फाइंड, गुड फॉर अस, -1। इसकी वजह क्या है? +4 चार्ज का मतलब है हाई पोलराइजेशन। फजान्स रूल ये कहता है हाई पोलराइजेशन का मतलब है हाई कोवेलेंट। हाई कोवेलेंट का मतलब है लेस आयोनिक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू लेस। लेकिन इसका कोई ना रूल मत बना लेना, दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस दिन तुमने ये रूल बना लिया कि लॉजिक नहीं सोचते रूल, उसी दिन समथिंग विल पॉप अप। ओहो, ये तो एक्सेप्शन थी। ठीक है, गलती से भी जनरलाइज नहीं, जब तक बात कर रहे हैं तब तक सुना हुआ है, देखा हुआ है, पिकअप। क्लियर सबको यहां पर? चलिए, ये अभी तो सारा ग्रुप 13 का रेपुटेशन चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं बताया मैंने जो ग्रुप 13 में ना कराया हो, और इसी से शायद रिटेंशन हो। कोवेलेंस, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड। लास्ट ग्रुप की मेरे को रिवीजन कराइए। बोरोन के बाद क्या आता था बच्चों? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मैक्सिमम कोवेलेंस, सहज, माधव, आशीष, युवराज, तुमसे इसलिए नहीं पूछ रही, तुमने 50 से ऊपर नंबर ले लिए हैं, शायद 40-50 के आसपास लिए, इसलिए तुम्हें टारगेट नहीं कर रही। यस, लास्ट 13 फैमिली में। अब आप कॉपी से देख लो यार, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही याद होगा। लास्ट क्लास के नोट्स अगर बनाए हो तो वहां से देख लो, एल्यूमिनियम का कोवेलेंस मैक्सिमम कहाँ कितना जाता था? प्रभव, क्लास के सोचे से याद निकाल लो, जैसे भी कर लो। 6। आपको याद हो 6 कि बोरोन में तो एक ही खाली ऑर्बिटल था, वो एक को इनवाइट कर सकता है, BCl4 नेगेटिव। लेकिन एल्यूमिनियम में तो d ऑर्बिटल भी है, तो वो तो AlCl6 या OH6 इनवाइट कर सकता है। एल्यूमिनियम का मैक्सिमम कोवेलेंस कितना होता है? 6। ये जब तक बार बार नहीं देखेंगे, आई डाउट कुछ लोग अभी ऐसे भी होंगे जो सिर्फ क्लास लगा के गए, घर जाके नोट्स नहीं बनाए हैं अब तक, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। आज शुड बी द लास्ट डे कि जब आप नोट्स बना लें 13-14 के कंबाइन। सो आपके पास पिछले ग्रुप में बोरोन की मैक्सिमम कोवेलेंस क्या थी? 4। एल्यूमिनियम की क्या थी? 6। इस ग्रुप में 4 तो खैर है ही, मैं क्या बात करूं, 4 बॉन्ड तो सबने ही बनाने हैं। कार्बन यानी कि पूरा जो सेकंड पीरियड है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये अपना कोवेलेंस एक्सपैंड कर ही नहीं सकते। इस पर मैंने केमिकल बॉन्डिंग के टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया, विच ऑफ द कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। लोगों ने वो भी गलत किया क्योंकि मैंने उसमें ऑप्शंस थोड़े मल्टीपल टाइप कर दिए थे, कि 2 थे और नीचे मैंने अलग से 4 ऑप्शन बनाए, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड। ये मेरी मेहनत थी। मैंने क्या लेवल टफ किया, जो पास्ट ईयर में ABCD साफ दिख रहे थे, तुम NCl5 देख के टिक करके आगे चल पड़ते हो, बाकी कुछ देखते नहीं। मैंने उसमें एक लेवल और डाल दिया, मैंने नए ABCD बना दिए, ये दोनों, ये तीनों, कि ये चारों, कि तुम्हें जैसे ही क्वेश्चन लंबा हो गया, गए। ये क्या हो गया हमारे साथ? तो उसी चीज को मैं अभी भी प्रैक्टिस में डालूंगी। ये ग्रुप कोवेलेंस कितना बढ़ा सकता है? 6। पूरे चैप्टर में कहीं कोवेलेंस 7 आए तो आई एम वेटिंग, पॉइंट आउट करना उस दिन। 7 आए तो आई एम वेटिंग, सो नोट दिस। 7 कहां आता है?
आज कल में तो नहीं आएगा। आई एम वेटिंग 7 बॉन्ड किधर आते हैं, किसी को याद आ रहा हो तो बता सकते हैं। सो IF7 आयोडीन लगा मेरे को, और फ्लोरीन कितने लगे? 7। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे छोटा फ्लोरीन है हाइड्रोजन के बाद। 7 फ्लोरीन के अलावा कोई नहीं टिक सकता था, और उसके लिए भी आयोडीन जैसी फुटबॉल चल लगी। तो 7 कोवेलेंस तो कहीं मिले तो बताना मेरे को, ठीक है, अगर मिलता है तो। अब जर्मेनियम की कोवेलेंस कितनी? मैक्सिमम 6। ये बात कुछ लोगों के एक्सप्रेशन से पता चल रही है, दे आर लॉस्ट। बात क्या हो रही है ये? तो मैं जरा एल्यूमिनियम पे आती हूँ सबसे पहले। एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दूं तो ये 3 बॉन्ड तो वो बनाएगा। कोवेलेंस मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 3 तो बन गए। लेकिन हमें पता था SP और D, इसके अंदर एक एल्यूमिनियम आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, या नेगेटिव चार्ज अपना दे देगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लाती मैं अभी। यहां भी AlCl6, चार्ज कितना दूं पर? इस पे चार्ज होता है +3, इस पे हो गए -6, कोऑर्डिनेशन ही तो बना, तो -3। तो यहां पर ये एल्यूमिनियम का था। जब भी कोई ग्रुप पढ़ो पिछले को साथ में घुसाना जरूर, तब याद होगा। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा बेटा, डीपीपी में तो मजबूरी है मेरी, ग्रुप 13 की पूरी बना के दी है मैंने, तो सिर्फ ग्रुप 13 सोचना है। इसकी आखिरी डीपीपी होगी मिसलेनियस, बहुत खतरनाक। तो मैंने सोच लिया खतरनाक डीपीपी ही दूंगी मैं, तुम लोगों के भरोसे नहीं रहूंगी। उसमें सारे ग्रुप मर्ज करके एक क्वेश्चन पेपर बना दिया। एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट, चारों अलग ग्रुप की, सोचो तब असली प्रैक्टिस होगी। तो इसमें मेरे पास कोवेलेंस फिर से कितना आया? 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? आ गया मेरा बॉन्डिंग पार्ट, sp3d2। अब अगर मैं कहूं सारे उसमें एक केस ये भी हो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ये तो नहीं कहोगे नहीं आती? आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, परफेक्ट। तो ये हुआ मेरा कोवेलेंस को लेके मामला सारा। अब आ जाती हूं मैं केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करूं, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कुछ नहीं है खास पढ़ाने को, बहुत ही सिंपल है एज कंपेयर टू प्रीवियस ग्रुप। क्योंकि इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो इसके ऑक्साइड्स भी 2 होंगे। पिछले ग्रुप के ऑक्साइड्स याद दिलाना। हाँ नहीं, एम्फोटेरिक तो थे, B2O3, Al2O3, एक ही टाइप का था। कौन सा ग्रुप है जो मोर देन 1 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है? ग्रुप 13 नहीं है, वो एक ही तरह का ऑक्साइड दे रहा था मेरे को। लेकिन ग्रुप 14 से 2 तरह के ऑक्साइड शुरू होगी, ग्रुप 15 जब आएगा तब बात करेंगे, ठीक है ना? सेम ही चलेगा अब। फिर वो आता है इनऑर्गेनिक है। अब नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड आ जाएंगे, अलग नहीं होता वो, पहला मेंबर तो एनामोलस बिहेवियर शो करता ही है। सी की बात करूं कार्बन की, खैर ये ऑक्साइड वाली कोई जनरलाइजेशन नहीं बना रही मैं, अभी फंस जाऊंगी, नो जनरलाइजेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। SiO बड़ा मुश्किल है बनना, तभी बन पाता है जब आप बहुत बहुत हाई टेम्परेचर देते हो। सिलिकॉन ऑक्साइड बनना बहुत मुश्किल है, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैपनिंग ही नहीं है। जिसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड इजीली बन रहे हो, और बॉन्ड बनने का मतलब है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब एनर्जी का रिलीज होना, वो फेवरेबल होगा, वो बनाएगा, वो यहां नहीं रुक पाएगा, बड़ा तामझाम लगाना पड़ेगा कि बेटा रुक जाओ, ठीक है। तो मेरे पास यानी ये बात आई, एक ऑक्साइड ये, एक ऑक्साइड ये, इसको मोनो ऑक्साइड बोलती हूँ, इसको डाइऑक्साइड बोलती हूँ। इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर, यहां से पिछले ग्रुप में मेरे को मौका ही नहीं मिला क्योंकि कोई ऑक्साइड और था ही नहीं। ये भी आप पॉपुलर क्वेश्चन और इजी क्वेश्चंस में देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, 6 ट्रेंड में से पूछ लेंगे कितने सही हैं जैसे जैसे। और इस पे कोई वाय मत जाना, एक ही चीज है जिसपे कह सकूंगी आंख बंद करके, मतलब बाकी सब में तो मैं एक डिस्क्लेमर डाल दूंगी, नहीं नहीं रुको पता नहीं अगले ग्रुप में क्या आ जाए। इस पे तुम्हारा D&F ब्लॉक जो आना है अभी, वो भी, और P ब्लॉक भी सिंगल लाइन पे आते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता जाए, ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। कैन समबडी सजेस्ट मी व्हाई? आई वांट टू सी किसी का दिमाग खुला क्या, क्यों? और कुछ? एसिडिक का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस, अच्छा नो, और कुछ? प्लस चार्ज में ज्यादा है, जो काम की चीजें वही ले रही हूँ। आई एम सो सॉरी, रूटीन क्लास होती तो मैं ऐसे कट शॉट नहीं करती, आप लोगों को पूरा सुनती, बट अब मेरी रूटीन क्लास नहीं है, अब शॉर्टकट पे आना है और सही पे आना है। तो जहां मुझे थोड़ा सा सही के नजदीक लगा वहां +4 है, तो
उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसपे +4 चार्ज है। उसके साथ एक नेगेटिव चीज लगी है, वो खिसका के अपनी तरफ ले गई है, इसको भूखा कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन किसी से शायद एक्सेप्ट कर सके। बट एक यही चीज है जिसमें रीजन ना भी पता हो तो बिंदास चलो। जैसे जैसे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता गया सेम सेंट्रल एलिमेंट के लिए, जैसे जैसे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता गया वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ता गया। क्लियर? चलिए, तो ये नीचे वाला देखिए, ये अभी आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ बच्चों ने हेल्प की है मेरी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे से यहाँ गलती हुई। अगले दिन तो मेरे तो कुछ जो पढ़ने वाले बालक हैं वो आ गए और बिल्कुल राशन पानी लेके मेरे पे चढ़े कि आपने एक चीज गलत लिखवाई है, आप एनसीईआरटी देखो। तो आज मैंने आप ही के साथ बैठे हुए अभय वगैरह और मान्य वगैरह को कहा कि खोल के दिखाओ, मैं अभी करेक्ट कर लूं, ताकि मेरे फिर ना आप पीछे पड़ जाओ। मुझसे गलती हो गई थी, वो क्या थी। और फॉर्चुनेट इनफ, थैंक्स टू दोज किड्स जिन्होंने यहाँ मुझे करेक्ट कराया। और जनवरी के मेंस के हर शिफ्ट में अब आप क्वेश्चन देख लेना, पास्ट ईयर घर जाके आज ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे क्वेश्चन आया है, लगभग 3 से 4 शिफ्ट्स में मिला है मेरे को। तो कोई किसी ग्रुप का तो कोई किसी ग्रुप का, लेकिन यहां आप देखिए सब में ऑक्सीजन कंटेंट सेम है, तो वो वाली बात तो लगनी नहीं। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। ये भी मुझे पता है। मुसीबत है एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे। लास्ट ईयर पहली बार व्हाट्सएप चैनल का मेरे को दिक्कत किस दिन हुई, जरूरत किस दिन पड़ी, जिस दिन ये फाइट हुई थी। उस दिन मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया कि ऐसे ट्रेंड्स, ऐसी स्पेशल चीजें मैं वहां शेयर कर लूं। उस दिन जो बच्चे एब्सेंट थे, जिस दिन मैंने करेक्ट किया था, कहीं वो गलत ना कराएं। तो ये वहीं से मेरे को इसीलिए ये चीज याद रहती है। जर्मेनियम ऑक्साइड का मैंने एम्फोटेरिक लिखा हुआ था, एनसीईआरटी ने एसिडिक किया है, मैंने रब करके करेक्ट किया है। ठीक है, कंपटीशन की बुक्स इसको एम्फोटेरिक बताती हूँ, जो एनसीईआरटी बताती है मेरे को वो सही लेना है। जर्मेनियम मेटलॉइड था, अगर आपको याद हो। तो हम क्या सोचते हैं, मेटलॉइड के ऑक्साइड तो सारे एम्फोटेरिक होंगे, मेटलॉइड के ऑक्साइड सारे एम्फोटेरिक होंगे। प्लीज, जहां तुमने कोई जनरलाइजेशन बनाई वहां तुम फंसे। ये क्या है? एसिडिक। ये दोनों क्या है? एम्फोटेरिक। मैं इनको मेटल सोचती थी, लेड और टिन से अच्छा मेटल कहां से ढूंढ के लाऊं मैं? और उनके ऑक्साइड को भी मैं बेसिक नहीं कह सकती, नहीं कह सकते, दे आर एम्फोटेरिक। पीपल सी दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये न्यूट्रल है, ये शायद आपको पता हो। कुल मिला के पूरी दुनिया में 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं पी ब्लॉक की दुनिया में, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड जो अभी वेट कर रहे हैं आपका अगली फैमिली में। 3 ही न्यूट्रल है। वाटर को न्यूट्रल ऑक्साइड में बस, जिसको आप लोग कहते हैं ना बेवकूफी, स्टूपिड एरर, जो अक्सर आपसे होती है लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से, या हवा में कैजुअल नहीं है, पैर जमीन पे नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड साथ वाटर भी न्यूट्रल में डाल देते हैं। वाटर इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वाटर वैसे न्यूट्रल है पीएच 7 की वजह से, न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। तो जीईओ, जर्मेनियम का डाइऑक्साइड भी एसिडिक है, मोनोऑक्साइड भी एसिडिक है। टिन और लेड के डाइऑक्साइड एम्फोटेरिक है, साथ ही साथ उसके मोनोऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक हैं। इस पे डिस्कशन के बाद आया फॉर्चुनेटली, तो जनवरी के अटेम्प्ट पर मेरे को ये सुनने को जरूर मिला कि मैम आपने बताया था और सेम आ गया। फिर भी इसमें कोई गलती मिले, एनसीईआरटी के अलावा किसी और से कंसल्ट नहीं करेंगे। डन। तो ये बात हुई ऑक्साइड्स को लेके। SiO2 क्या होगा? सारे एसिडिक हैं। यस, ये सब एसिडिक है, मैंने एम्फोटेरिक बता दिए। ठीक है, उससे पहले वाले सारे ट्रेंड ही मैंने एसिडिक कैरेक्टर का लिखा है, चेक। ये दोनों ट्रेंड एसिडिक कैरेक्टर के। ठीक है, तो अब मेरे पास आ जाता है रिएक्टिविटी में, लास्ट स्लाइड है, इसके बाद कुछ और चीजें हैं। वाटर के साथ, वाटर के साथ कौन कौन से और मेटल्स हैं जो इनर्ट हैं टुवर्ड्स वाटर? मेटल, आयरन तो रस्ट हो जाता है मेरा। एक तो मेरे को पता है लेड प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है ये। एक और याद आया होगा इससे, ये चीजें मेरे को उस वक्त रटी हुई होनी चाहिए। अभी आगे का भी पढ़ेंगे तो आपको 2 मेटल और मिलेंगे ऐसे जो प्रोटेक्टिव कोटिंग की वजह से किसी से रिएक्ट नहीं करते। अभी 2 तो संभाल लें हम, एल्यूमिनियम और लेड। उसके अलावा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम पे एटलीस्ट वाटर का कोई खास इफेक्ट नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, दे आर इनर्ट टुवर्ड्स वाटर। टिन, यस, स्टीम जब देते हो तब जाके इसका वेरी स्टेबल डाइऑक्साइड बनता है। लेड रिएक्ट नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कि ये इनर्ट है, नो। मेटल कहां से इनर्ट हो गए? इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर एयर में एक्सपोज होते ही एक प्रोटेक्टिव कोटिंग उसके ऑक्साइड की आ गई, तो वो आगे एयर से, वाटर से, हर चीज से बच गया। लास्ट आता है मेरे पास केमिकल रिएक्टिविटी में, एंड मोस्ट पॉपुलर पार्ट फॉर क्वेश्चन। आप जब डीपीपी देखेंगे
मैक्सिमम क्वेश्चन हेलाइड्स पे पूछे हुए। फजांस रूल यहाँ पकड़ लूंगी, लैटिस एंथैल्पी यहाँ पकड़ लूंगी, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब यहाँ पकड़ लूंगी। सॉरी आदित्य, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, तुमने अभी टेस्ट देना है, लेकिन एक क्वेश्चन था मेरे टेस्ट में, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जनता ने NaCl किया है। जनता ने NaCl किया, जनता मतलब ज्यादातर लोगों ने। उसमें अगर आप देखें, मैं डायमंड दे देती तो शायद आपका गलत ना होता, आप डायमंड पकड़ते, लेकिन वहां पर सिलिकॉन ऑक्साइड था जो अब आने वाला है, वो आपका करेक्ट आंसर था, वो अभी मैं लेके आ रही हूं। तो अगर आपको कभी भी कोई स्पेशल केस मेल्टिंग पॉइंट पर मिलता है, कोशिश किससे देने की करनी है मेरे को? वेंडरवॉल फोर्सेस, फजांस रूल, आयनिक कैरेक्टर, इक्का दुक्का हैं जो याद होने चाहिए, वो आज कराऊंगी सारे। इसी तरह से चलता जाएगा, जो 2-3 आपको हमेशा याद होने चाहिए वो आज कराऊंगी। सो हेलोजेंस के साथ ECl2 और ECl4 दो तरह के हेलाइड्स बनते हैं, जैसे ऑक्साइड दो तरह के, फिर हेलाइड्स क्यों पीछे रहेंगे? कार्बन के अलावा सभी के सभी मेंबर डायरेक्ट हेलोजन से रिएक्ट करके बना लेते हैं। क्योंकि रिएक्शन पार्ट कैटेगरिकली काट दिया तो विदाउट की ऐसी कोई चीज पूछेंगे। ये तो हमारी स्लाइड्स हैं लास्ट ईयर की एडवांस की, उसी में से मैंने डिलीट कर दिया, ये रब होना रह गया था। रिएक्शन पार्ट तो काट दिया जेई नीट से। तो अब कैन आई ब्लंटली से मोर कोवेलेंट इन नेचर MX4 होगा। अब दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है, MX4 मोर कोवेलेंट, मोर भी हटा दिया मैंने कि इतनी स्पून फीडिंग थोड़ी, कोवेलेंट इन नेचर अपने आप दिमाग लगाओगे जब पढ़ोगे कि क्यों लिखा है कोवेलेंट इन नेचर। अच्छा, MX2 से कंपेयर किया तो इसमें तो मोर कोवेलेंट है। एक्सेप्शन, ध्यान दीजिए इस एक्सेप्शन पे क्या है। टिन और लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बावजूद भी ये कोवेलेंट नहीं है, ये आयोनिक है। क्यों मत पूछना मेरे से, नहीं दे पाऊंगी जवाब, बहुत देर लगेगी। ये एक्सेप्शन है कि टिन और लेड का टेट्रा, पहले तो मेरे को पता है बनते ही बहुत मुश्किल है, लेड का तो खासकर, बन भी गया तो वो आयोनिक होगा, राइट? उसके लिए खुद रीजन सोच लेना, लॉजिक सोच लेना। मैं लॉजिक सोचने पे इसीलिए नहीं अभी जा रही, उस दिन सोच के सही आंसर नहीं निकाल पाओगे। सही आंसर का लॉजिक जरूर निकाल लोगे आप अगर सही आंसर पता होगा, तो प्रेफर कि पता हो। अब इसके बाद एक ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये कहीं मेरे को मिला था पास्ट ईयर में, जेई एडवांस की एक ऑप्शन भी मुझे अच्छी लगती है तो मैं किसी ना किसी से डिस्कस कर लेती हूँ कि एक ऑप्शन का तो एक क्वेश्चन बन ही जाता है। PbI4 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता जबकि ये एग्जिस्ट करते हैं? आप चाहे यहां से पढ़िए, इसका छोड़ के अपना दिमाग लगाइए कुछ। PbI4 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्यों? भव्य अगर जवाब दो, प्रीशा कैमरा ऑन करो। जवाब देने की कोशिश करो। नवतेश्वर, गुरतेज, कैमरा ऑन करिए। गुरतेज, प्रीशा, कोशिश करो, देखो। सृष्टि, एनी रिस्पॉन्स कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट? क्या ये मैंने लिखा जो है वो कुछ क्लिक कर रहा है आप लोगों को? और कोई बन रहा हो तो मैं वेट कर रही हूँ। साइज इनकम्पैटिबिलिटी बन सकता है कि बहुत बड़े बड़े आयोडीन है, बट वहां मैं फंसती हूँ, लेड भी बड़ा है, आयोडीन भी बड़ा है। पजांस रूल से क्या निकाल सकते हो? दोनों ही बड़े हैं ना। एनायन बड़ा, मोर पोलराइजेबिलिटी, कैटायन बड़ा, लेस पोलराइजेबिलिटी। कैटायन कम पुल करेगा, ठीक है। ये थोड़ी पूछा है आयनिक है कि कोवेलेंट है, ये पूछा एग्जिस्ट ही नहीं करता। आयनिक कोवेलेंट तो एग्जिस्ट करे तो बाद में आती है बात, क्योंकि आयोडीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सके। ये तुम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों नहीं दे रहे इस पे? इनर्ट पेयर इफेक्ट भी तो हो सकता है। अच्छा, मैंने क्यों नहीं दिया पहला रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट? मैं भी तो IP इफेक्ट लिख के जान छुड़ा सकती थी। क्यों अर्जुन? इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर मैं लिखती हूँ तो कहां फंसती हूँ? इसी स्लाइड पे। यही दिमाग खुलना है अब। विनीता, कहां फंसती हूँ अगर इस पे मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट लिख दूं तो? कि लेड तो +4 दिखाता ही नहीं है, काहे का एग्जिस्ट करेगा? मैं फंसती हूँ इधर, जैसे तैसे करके एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के, ठीक है नेचुरली नहीं दिखाता, बना तो दिया मैंने, मैं इसको बना भी नहीं सकती। वाई? बिकॉज आयोडीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं कि लेड के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, वो भी वो वाले लेड जो इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना झेल रहे हैं कि अंदर तक धक्का खाया हुआ है, उसने पेनिट्रेट हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज ने जबरदस्त खींच रखा है। इससे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट गंदा कहां मिलेगा लेड से ज्यादा?
तो उसके लिए तो कुछ अलग ही फितूरी चीज आनी चाहिए, और वो आए 4 फ्लोरीन कि लेड के झेले हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम तो निकाल सकते हैं। बट आई विश हाउ आई हैव डन व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, आई फाउंड दीज रीजंस बाय माई सेल्फ। एक कमरे में अकेले बैठ के सोचने लगती थी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल मेरी कॉपी करिए, बट ट्रस्ट में ये वजह मैंने खुद ढूंढी है अपनी 12th में, किताबों में नहीं लिखी मिलती, खुद ढूंढी है बैठ बैठ के। उसके लिए थोड़ा सा मूड बनाना पड़ता है सोचने का, बस और कुछ नहीं। तो कोई ना कोई जुगाड़ आप ले आओगे, बट PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर अब मेरे पास मेरे डीपीपी में क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सा हेलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन कौन सा हेलाइड एग्जिस्ट नहीं करता है, PbI4 सबसे पहले चूज करना, बट PbF4 करता है। तो ये लर्निंग कह लीजिए या जो भी, धीरे धीरे आएगा। ये चेक करना शायद ये इजी हो आपके लिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर, इनर्ट पेयर इफेक्ट ओनली, क्योंकि एक्स कर दिया अब मैंने कुछ नहीं। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? अब इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड के अलावा बाकी सारे टेट्राहेलाइड्स या कह लो टेट्राक्लोराइड्स स्पेशली, और ये डीपीपी और क्लियर कर देगी आपको। मैंने शायद यहाँ क्लोराइड्स लिखा हो सकता है डीपीपी के क्वेश्चन में आपको हेलाइड्स मिले, एक्सेप्टेड, मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया हो। वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, सिर्फ CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता। मैंने क्लोराइड्स का एग्जांपल लिया है। तो हाइड्रोलिसिस पर अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्या है बाकियों में जो कार्बन के पास नहीं है? फर्स्ट एक डी ऑर्बिटल, और तो कोई चीज है ही नहीं जिसकी वजह से, ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज छोटा है, बट ऐसी क्या चीज है कार्बन जो मेजरली बॉन्ड बनाने में पीछे हटता है एज कंपेयर टू बाकी ग्रुप? डी ऑर्बिटल। तो पहले तो हाइड्रोलिसिस होता है क्या वो समझू, मैं बाकी की बात बाद में सोचूंगी, पहले तो मेरे को फिनोमिना समझना है। सेकंड पे क्या है? डी ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। वाटर आया, इस हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? वाटर से रिएक्शन। लोन पेयर आया, इसके वेकेंट 3D ऑर्बिटल के अंदर घुसा, और जैसे ही घुसा वैसे ही क्या हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ा है, वाटर से अच्छा लिगेंड कहाँ है, मतलब ठीक ठाक लिगेंड है। वाटर आया, लिगेट किया सिलिकॉन को, तो टेंशन क्योंकि चार्ज आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी तो चार्ज होता है प्लस और माइनस। तो बट खैर आ गया जो आ गया वो देखते हैं। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड, नॉट हैपनिंग। कुछ तो निकालेगा, और इस पे क्या निकलता है हमेशा? H इज हैप्पी टू लीव एज H+, Cl के साथ निकल के गया, हो गया हाइड्रोलिसिस, एंड दिस विल गो ऑन। इसकी जगह भी आएगा, इसकी जगह भी आएगा, इसकी जगह भी आएगा, सारी जगहों पे OH 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 आ जाएगा। दिस इज हाइड्रोलिसिस। क्या अब मेरी क्लास जवाब दे सकती है कार्बन के हेलाइड्स हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होते? जसकरण, सिलिकॉन के हो जाते हैं क्योंकि उसके पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं है। वाई वी कैन नॉट हाइड्रोलाइज CCl4, वो आपको इस पे दिखा दिया। बाकी सारे हाइड्रोलाइज होंगे। इस पे मेरी डीपीपी आज की 6 क्वेश्चन लगातार है हाइड्रोलिसिस पे, क्योंकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में कोई रिवीजन डीपीपी नहीं दी, वो मेरे को बैकफायर कर गया। तो अब मैं रिवीजन डीपीपी दूंगी कि आपको एक कॉन्सेप्ट के 4 या 5 क्वेश्चन जब तक नहीं मिलेंगे मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी आप पे या अपने आप। तो हाइड्रोलिसिस के इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि शायद आप 2 महीने तक तो याद रखो, उसके बाद की गारंटी मैं नहीं लेती। ये एग्जिस्ट करता है बट ये नहीं। आंसर टोटली तुम लोग दोगे। कोवेलेंस बढ़ाना है, खींच के उसको अनपेयर कर सके। दूसरा साइज ऑल्सो मेक सेंस। शायद स्टेरिक हिंड्रेंस हो। अब मुझे बेस्ट पॉसिबल देखना पड़ेगा। मुझे बेस्ट पॉसिबल लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, मल्टीपल है कि सिंगल है, असर्शन रीजन है, तो रीजन इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। क्लियर सबको? तो ये क्वेश्चन के अब देखते ही अप्रोच तो आनी चाहिए, सही आने में अभी और थोड़ा दिल्ली दूर है। 1-2 ग्रुप और लगेंगे कि आपको सोचना उस डायरेक्शन में तो शुरू हो। पिछले ग्रुप में तो सोचना ही नहीं शुरू हुआ था, एटलीस्ट अब सोचना शुरू हुआ तो अगली बार से आप और बेटर होंगे। क्लियर सबको? तो ये मेरे पास हुए हेलाइड्स खत्म। एनामोलस बिहेवियर कुछ खास नहीं है। देखो इसमें पॉपुलर क्वेश्चन बता दूं, ये सबको पता है, ऑर्गेनिक पढ़ा है वो तुम लोग, कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कैटिनेशन कर सकता है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। इस पे काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, कैटिनेशन पे, एनटीए के सिर पे कई बार एडिट मांगा जा चुका है और उनको एडिट करना पड़ा है। बट आई एम टॉकिंग बिफोर 2016, 2016-17 तक कॉमन मिस्टेक
जेई और नीट में मिलती थी और करेक्ट होके आती थी, कैटिनेशन। एक्चुअली कुछ है और एनसीईआरटी ने कुछ दे रखा है। तो हो सकता है मतलब हमारे एक आधे क्वेश्चन में मिसमैच हो जाए, तो आपको 11th की एनसीईआरटी से कंफर्म करना है, जो मैंने किया हुआ है। कैटिनेशन की टेंडेंसी ये है। कार्बन की टेंडेंसी तो वेरी वेरी हाई, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन आसपास। लेड तो सोच भी नहीं सकता कैटिनेट करना। क्यों भाई कार्बन की कैटिनेशन क्यों सबसे ज्यादा है? कैटिनेशन की सिंपल मतलब क्या है? सेल्फ लिंकेज, अपने आप के साथ सिंगल बॉन्ड बना पाना। पाई बॉन्ड की बात ऊपर है, वो नहीं मैं कर रही। मैं कैटिनेशन का सही, अगर कोई मेरे को पूछे ना कार्बन क्यों कैटिनेट करता है और उसमें तुम कह दो पाई बॉन्ड बनते हैं इसके मल्टीपल बॉन्ड, ना। वो रीजन है कि कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स क्यों हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, और ये कैटिनेट करता है, और इसकी टेट्रावैलेंसी है, वैलेंसी 4 से ऊपर नहीं है। 3 रीजन है कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड होने के। लेकिन इसका रीजन क्या है कैटिनेट क्यों करता है? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर आता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के अंदर आता है। राइट? क्यों? नहीं, ये तो सिग्मा है, 2p सिग्मा। मैं कहूँ बोरोन की क्या गलती है? नाइट्रोजन की क्या गलती है? इसका तो साइज भी छोटा है। यस, इस पे लोन पेयर हैं, वो रिपल्शन कर देते हैं। अगला तो यही पूछने वाली थी। फिर बोरोन बड़ा है साइज कार्बन के मुकाबले, और उसका ऑक्टेट भी नहीं पूरा होता, बट साइज बड़ा है। सारी चीजें अप्रोप्रिएट सी, सिंगल बॉन्ड सी में है। तो कैटिनेशन की टेंडेंसी, इसके अलावा कोई ऐसा एनामोलस बिहेवियर मुझे नहीं लगा जो मैं यहां लिस्ट करती, इसलिए मैंने डॉट 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 लगा दिया, सारे पढ़ा आई हूं। इसका हेलाइड हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, इसकी कोवेलेंस 4 ही रहती है। राइट? इसके ऑक्साइड न्यूट्रल होता है, बाकियों के ऑक्साइड न्यूट्रल नहीं होते। मतलब सारी कहानियां मैं पीछे सुना के आई हूँ इसको। अब कोई सब्जेक्टिव तो है नहीं जो तुमने लिस्ट बनानी है। बाकी डीपीपी विल टेक केयर, एनसीईआरटी विल टेक केयर। स्ट्रिक्टली मेंशन है सिलेबस में, ओनली ट्रेंड्स, डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा फ्रॉम एनसीईआरटी। बहुत गंदा एक्स्ट्रा डिटेल है इसके अंदर। अब मैं आ जाती हूँ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कट चुके हैं आपके सिलेबस से। मैं स्लाइड को भी यहाँ रख रही हूँ क्योंकि एडवांस की तैयारी के लिए मुझे ये कराना पड़ेगा। राइट? ये सारा कुछ कट चुका है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये इन सब का केमिकल बॉन्डिंग पार्ट मेरे को कराना पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल बॉन्डिंग पार्ट मुझे नहीं लगता मुझे कराना चाहिए, क्योंकि मैंने डीपीपी में डाल दिया। आपको उसके स्ट्रक्चर पता है, आपको उसका नॉन पोलर होना पता है, आपको ये भी पता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हुई तो क्या, वो सब मैं बता के आ चुकी हूँ, इसीलिए वो नहीं ले रही। जो केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस नहीं हुआ, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट, पी ब्लॉक का हिस्सा, वो मैं ले रही हूं आपके साथ। सिलिकॉन्स तो चलो लिख दिया, अब तो सिलिकॉन कट गया है सिलेबस से। एक दो क्वेश्चन गलती से ना बच्चों डीपीपी में चले गए हैं सिलिकेट्स के केमिकल रिएक्शन पे, उसे हम आपको कह देंगे नहीं करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। SiO2 ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट करता जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है? आई एम वेटिंग फॉर आंसर। जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या आग लगी पड़ी थी जो ये नहीं एग्जिस्ट करता? अच्छा, क्या मजबूरी है उसकी बताओ। अच्छा, ऐसा मैं पहली बार सुन रही हूँ कि डी ऑर्बिटल नहीं है। ये इसको क्यों कोवेलेंस थोड़ी एक्सपेंड करना है, 4 बॉन्ड तो बना रहा है ये। मैं अगेन आई एम रीफ्रेमिंग माय क्वेश्चन, ये क्यों नहीं ऐसे बना पा रहा? डी ऑर्बिटल दिख रहे हैं, ठीक है, बाहर जाने की जरूरत क्या है, बड़े डिफ्यूज्ड गंदी सी ज्योमेट्री में, ठीक ठाक पी ऑर्बिटल में है, क्यों? लोन पेयर नहीं है मैडम, कार्बन फैमिली प्रिसाइज है। हाँ, कुछ उसकी वजह से यू आर देयर, लेकिन क्या वजह? कह सकते हो चलो साइज बड़ा है। शुरू करते हैं। इसमें पाई बॉन्ड बनना है 3p का, इसमें पाई बॉन्ड बनना है 2p का। 3p का पाई बॉन्ड कहीं मिले तो लेके आना, मुझे याद नहीं आता। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, लेकिन बड़ा रेयर सुनोगे आप। बस अभी मैं ले आऊंगी वो, 1 मिनट रुको, और फिर कहोगे अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं। वेट, कुछ और मैंने लिख दिया हिंट, और जो चीज मुझे अब तक के डिस्कशन से करेक्ट मिली मैंने उसी को लिखा। 3p और 2p का पाई बॉन्ड वेरी वेरी इम्प्रॉपर ओवरलैप,
overlap is not sufficient to make this a pi bond. सिलिकॉन पाई बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है? ओके ठीक है, तो अब क्या करे बेचारा सिलिकॉन? सिलिकॉन और उसके नीचे पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो सिलिकॉन का पाई बॉन्ड इतना कमजोर था कि ये बन नहीं पाया और इसने दूसरे ऑप्शन पे जंप कर लिया, चारों सिग्मा बॉन्ड्स। चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये, क्योंकि पाई बॉन्ड ये नहीं बना सकता। अगर आपको कहीं मिले तो लेके आ जाना। पिछले ग्रुप में एल्यूमिनियम का पाई बॉन्ड देखने को मिला किसी को? क्यों कंफ्यूजन है कि इसका पाई बनेगा? हाँ, फास्फोरस और सल्फर का पाई बॉन्ड मिल रहा है, तो वो आपको ज्यादा बॉदर ना कर रहा हूं। मैंने उम्मीद नहीं की थी, बट अच्छा है, ये इट्स अ गुड सिम्टम। आप लोग घुस रहे हो, आप सवाल दे रहे हो, तो मैं जरा ये ले आती हूँ। क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ बच्चों के साथ इसी बोर्ड पर ये मैंने बनाया भी है। इसका पाई बॉन्ड किस किस के बीच है? फिर टेस्ट का एक क्वेश्चन, यही तुमने गलत किया है। सल्फर का क्या यूज हुआ है? अच्छा, डी। बाल को जब बनाने लगोगे ना, फास्फोरस और सल्फर का देखोगे, पाई बॉन्ड बनाने में 3p नहीं यूज हुआ, वो 3d यूज हुआ है। यस, अगर तुम इसमें देखोगे, और बहुत सही चीज उठाई, मतलब आई अप्रिशिएट इट, इससे हम पूरा पी ब्लॉक मर्ज करने लायक हो पा रहे हैं कि इसमें भी तो पाई बॉन्ड है, इसका भी तो 3p है। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में सल्फर का ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट आएगा, तुम देखोगे सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। चलो जी, 6 के 6 कुदा दिए मैंने। पहले तो 4 सिग्मा में गए ना, बचा ही नहीं 3p पाई बॉन्ड के लिए। इसीलिए मैंने कहा कहीं 3p पाई बना रहा हो तो मेरे पास लेके आना इसी हफ्ते में। SO2 बना रहा है, उसमें क्या है, एक लोन पेयर ऐड हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई उसके अंदर, तो वो p कैरेक्टर गायब हो गया। वो मैं वही कह रही ना, उसका p कैरेक्टर तो गायब हो गया ना। p आप ये देखिए, आप अभी उस पे भी आते हैं, लेट्स नॉट गो देयर। लेके आऊंगी क्योंकि मेरी ऑक्सीजन फैमिली वेट कर रही है, सबसे बड़ी फैमिली ऑक्सीजन फैमिली है, वहां सारे केस आएंगे। सो अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, बस इसी को रोकना है मुझे कि ये करते हुए इधर जाते हैं तो ये भी इससे भी जाते हैं। लेट्स फोकस। मैं कोई जनरलाइजेशन नहीं बता रही, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ। अभी भी मार्क माय वर्ड्स, कहीं पर 3p अगर पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है, प्लीज लेके आइएगा। इनऑर्गेनिक इज फुल ऑफ इफ्स एंड बट्स, कोई इशू नहीं है, हम एक एक्सेप्शन डाल देंगे, एक स्पेशल केस डाल देंगे, ठीक है? लेके आना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई सिलिकॉन के साथ? इसका पाई बॉन्ड इज नॉट हैपनिंग, वेरी वीक, नॉट स्टेबल, कुछ ही कह लीजिए, नहीं बन पाया। तो इसने, सिलिकॉन ने क्या ऑप्ट किया? उसके बजाय 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाना। मेरी मजबूरी है, नेचर में जैसा एग्जिस्ट हो रहा है मेरे को उसको जवाब देना है और मेरे को उसको शो करना है। तो कैसा 3D नेटवर्क बना? वो 3D नेटवर्क मैं आपको दिखाऊं। सिलिकेट, सिलिकेट वैसे सिलेबस से कट गया, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग हिस्सा इसका मुझे कराना पड़ेगा। सिलिकेट का फॉर्मूला SiO4 4 नेगेटिव। आप कहोगे SiO2 तो है नहीं, है इसमें 4 ऑक्सीजन है, मैं भी वो भी लेके आऊंगी, थोड़ा सा टाइम देना। एक्चुअली में सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट कर पाता है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। अभी मैं नाइट्रोजन फैमिली साथ के साथ शुरू कर रही हूं। इसके बाद आपसे शायद आज ये सवाल पूछ पाऊं, नाइट्रोजन तो एज N2 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फास्फोरस एज P2 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? सेम रीजन चिपकाऊंगी, यही वाला। 3p में कब बनता है पाई बॉन्ड? लेके तो आओ, बन ही नहीं सकता। 3p का पाई बॉन्ड कामयाबी नहीं है। तो वहां पर भी कभी सुना है P2 P4 सुन रहे हो? अगले ग्रुप में सेम क्वेश्चन, O2 एग्जिस्ट करता है लेकिन S2 नहीं करता, S8 करता है। और ये कोई पहली बार नहीं आ रही होगी, आपको पता है फास्फोरस हमेशा थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन हो, कहीं P4 लिखा जाता है, सल्फर S8 लिखा जाता है। क्यों नहीं मैं लिखती? तो अभी तक कुछ दिन लगेंगे, तुम लोगों को अपने आप फीलिंग से पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है इसमें। याद चाहे ना हो, लेकिन फीलिंग आ जाएगी, नहीं नहीं बात तो सही है, कुछ कुछ था इसमें। तो बस अभी तो उसी बात पे काम कर रही हूं मैं। अब मेरे पास आ गया सिलिकॉन एग्जिस्ट कैसे करता है। सोचते हैं, माननी शुरू करते हैं बात इनकी। SiO4 4 नेगेटिव, वो तो दिखने में ऐसा है। SiO4, क्योंकि पाई बॉन्ड को तो सरेंडर कर दिया इसने, मैं नहीं बना सकता, मेरे को चारों ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की जिम्मेदारी है कहीं से कुछ उधार ले, अपना करे, देखे, फिर बात करेंगे। तो फॉर्मूला तो SiO2 बोल देते हैं हम। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज SiO2 डू नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफाई दिस, SiO2 जैसी कोई चीज नहीं है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मल्टीपल कंपाउंड्स बनते हैं, वो आपको दिखा दूं। ये इस तरह की एक यूनिट है। इस यूनिट को नेटवर्क 3D दिखाने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कितने ऑक्सीजन बनाऊं। तो इसका एक शॉर्टकट दिया। शॉर्टकट कैसा दिया? सिलिकॉन को आप डॉट से दिखा दो,
राइट? नहीं, सिलिकॉन नहीं, आई एम सॉरी, ये जो 3 ऑक्सीजन है, 4 में से 3 ऑक्सीजन वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से ओ ओ ओ बना दिए मैंने। तो मैं ये 3 ऑक्सीजन तो यहां बना रही हूं। आप लोग जानते हैं मैं 3D को स्क्वीज करके 2D में ला रही हूं। तो हमें पता है टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, एक तो बाहर निकला हुआ होता है स्क्रीन से और एक पीछे गया हुआ होता है। तो पीछे वाले तीनों को मैंने सिंगल फ्रेम में मान लिया, और ये जो बाहर निकला हुआ था इस ओ को मैंने यहां कर दिया। देखने वाले के लिए ये यूं है, ये ऑक्सीजन जो है बाहर निकला हुआ है, और जो डॉट बनाया बीच में वो डॉट सिलिकॉन बना दिया। सिलिकॉन चारों से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड भी दिखा दिया, और जो बड़ा ऑक्सीजन येलो सिलिकॉन के ऊपर है वो तो जुड़ा हुआ है ही है उसके साथ। चलो जी, ये हर एक के ऊपर ये यूनिट कहीं भी मिले तो कहना मत कराया नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में इसको ऐसे शो कर सकते हैं। अब क्या करेगा ये सिलिकॉन, ये यूनिट नीचे बना रखी है, चेक पीपल, ठीक है। दूसरी यूनिट, अभी ऑक्सीजन क्या करेगा, इन सबके ऊपर नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना है। ये अपने ही जैसी एक और ट्रायंगुलर यूनिट के साथ कहेगा चल अपन अपना ऑक्सीजन शेयर कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गया, मेरे को क्या करना है, ऐसा O2 ही तो लाना है। एक ऑक्सीजन कम हो गया दोनों में शेयर होने की वजह से। फिर क्या करेंगे ये दोनों, देखना कितने सिलिकॉन और कितने ऑक्सीजन, फॉर्मूला दो इसका। और जो शेयर नहीं कर पाए ना उन पे भी नेगेटिव चार्ज है। कितने ऑक्सीजन, 12, और सिलिकॉन कितने, 3। कम हो गए ऑक्सीजन, चेक कर लेना बच्चों। एक पे 12 पे डाउट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 12, 3 4 12 करके दे दिया है क्या तुम लोगों ने, सीरियसली? SiO4, अगर सिलिकॉन 3 है तो तुम इस पूरे को 3 से इंटू कर रहे हो, दिख नहीं रहा ऑक्सीजन इनमें कॉमन है, तो गोले और बना रही हूँ, कलर और अलग यूज कर रही हूं मैं, ऑक्सीजन कम हुए। अब अगर इसको मैं ट्राई सिलिकेट कहूं तो चलेगा, इसी तरह से मैं रिंग और बड़ा कर दूं, शीट बना डालूं पूरी, शीट का मतलब क्या है, ये भी एक और यूनिट से शेयर कर ले। सारे के सारे जो अब शेयर्ड नहीं है लगे पड़े हैं शेयर करने में, पूरी चद्दर बन जाएगी। पूरी चद्दर बन गई, एक भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, नहीं बीच वाले पे है, तो ऊपर भी तो लेयर आएगी। कहां रहा नेगेटिव चार्ज, ये होता सॉलिड 3 डायमेंशनल, ये है जिसको आप मिट्टी के रूप में देखते हो, सिलिकेट्स। ये इतना तगड़ा 3D नेटवर्क बन गया पूरा, जिसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब इसमें कोई मेरे से हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, जवाब मत देना, क्योंकि बता दिया भी ड्रैगोज रूल आएगा, ड्रैगोज रूल से पहले पहले ना मैं सारे एग्जांपल करा डालूंगी। इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है मेरे को, आई कैन नॉट, मतलब क्योंकि के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, मैं ड्रैगोज रूल लाऊं उससे पहले आपको रटा दूंगी केसेस क्या है। सिलिकेट्स की कोई हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछे तो सोच समझ के जवाब देना। तो ये है वो 3D नेटवर्क सिलिकेट का, जिसको आप मिट्टी के रूप में जानते हो। इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर अभी मेरे पास नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखने में कोई चीज नहीं है, इवन मोर देन NaCl, नॉट मोर देन डायमंड। डायमंड अभी भी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। क्लियर है सबको ये? तो सिलिकेट्स के साथ मेरा यहां पर ये फैमिली का एंड हुआ। किसी को इतने में कोई डाउट? मैं साथ के साथ नाइट्रोजन फैमिली का बेसिक ले रही हूँ जी। वो एक सिलिकेट यूनिट का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है, वो कोई एग्जिस्टेंस चीज नहीं है। अरे यार कितनी कहाँ जगह बची है, मैं ये नहीं कह रही, आप पहले तो ये देखो, इससे एग्री करते हो? अब तुम क्या कह रही हो, ये दोनों आपस में बना लें? 3 कार्बन मतलब 3 मेंबर्ड रिंग कब से स्टेबल होगी? अब है, मैं 11th को थोड़े पढ़ा रही हूँ, 12th को पढ़ा रही हूँ। आपको पता है ना, 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन एग्जिस्ट ही नहीं करते, कितना तगड़ा रिंग स्ट्रेन आ जाएगा। और इनऑर्गेनिक में तो क्यों पूछना, धर्म ही नहीं है तुम्हारा, है? क्यों नहीं पूछना इनऑर्गेनिक में? गाली आता है, तीनों फैमिलीज का टॉप मेंबर लिख दिया मैंने। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हो गया, बहुत हंसी ठट्टा, सही आंसर दो आप। बोरोन ये, कार्बन ये, नाइट्रोजन ये, अक्रॉस द पीरियड नो एक्सेप्शन, साइज की साइज घटता है। सबसे छोटा है इसीलिए नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी।
हाँ, क्या कर रही हो? रीथिंक। किसी ने ये कहा यहां पर नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, गड्ढे में गिर गए तुम लोग इन तीन में। तुम सिर्फ जैसे ही तुमने देखा 2p3 अड़ोसी पड़ोसी के कंपैरिजन में हाफ फिल्ड कंट्रीब्यूशन करता है, कहीं ये नहीं आपने सोचना कि पूरे पीरियड में इसकी सबसे ज्यादा होगी। हाँ, इन तीन में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू साइज, पहले मैं वो लिख दूं। सबसे बड़ा इजीली निकाल देगा, थोड़ा मुश्किल और बहुत मुश्किल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड ये है, बाय चांस साइज के हिसाब से भी और कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शनल बिहेवियर दोनों मैच कर गए। यहां पे समस्या तब होगी जब अगली क्लास में ऑक्सीजन फैमिली आएगी, राइट? तो मैं ऑक्सीजन फैमिली में पूछ पाऊं, थोड़ा आपको कंफ्यूज करा पाऊं, उसके लिए मैंने आपको इस तरह से कर दिया, वरना ये भी लेने वाली चीज थी नहीं। ये तो यूजुअल आपका हो गया, साइज के हिसाब से भी जा ही रहा था। बट क्योंकि आपने सुना होगा आज, मैं पीरियोडिसिटी की रिवीजन नहीं कराऊंगी। अगर पीरियोडिसिटी का कुछ भी रह जाए ना, मेरे को लाके दिखाना इस चैप्टर में, सारा केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिसिटी इसी के अंदर है। तो अब ये भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो जी, ये एक्सेप्शन याद रखना बच्चों, बिस्मथ एंटीमनी। 5-10 मिनट और लूंगी बच्चों, जब तक मेरा गला अलाउ करेगा, उसके बाद नहीं। चेक। क्या उसके बाद मैं लूंगी सारा फिजिकल या ऑर्गेनिक, जो आप लोग कहोगे उसमें इंक्लूड होगा ये, जो भी फिजिकल केमिस्ट्री कहोगे। आ, देखूंगी जो भी उस वक्त आप लोगों के हालात देख के। ये बताइए जो लिखा है समझ आ रहा है क्या? नाइट्रोजन गैस है, मैंने क्या करा है, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कैसे वो भी लिख दिया साथ में। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4, और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ तो मेटल्स हैं। इसके बारे में बात करते हैं अभी, ऑल्दो अब आप फटाक से गेस कर लोगे क्यों है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। लेकिन पहला सवाल, ये गैस क्यों, ये सॉलिड क्यों? कौन डिसाइड करता है गैस, लिक्विड, सॉलिड स्टेट? कोपल, कौन सी चीज डिसाइड करती है गैस होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा? कौन सी चीज डिसाइड करती है प्रभनूर कि कोई चीज सॉलिड है कि गैस है कि लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस तो नहीं यार, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और उन फोर्सेस का नाम चाहिए, 12वीं में रिवीजन चल रही है, वैन डर वाल फोर्स। तो पहले दिन में आपको 3 स्टेप लगे सही नाम पे आने में, अगली क्लास से पहले स्टेप में क्या आएगा? वैन डर वाल फोर्स, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर फोर्स। कहां पढ़ा था पहले? तो ये सोचते हो तुम लोग कि थोड़ा पढ़ा था ये स्टेट्स ऑफ मैटर में या पता नहीं कहां। अब ये सोचना छोड़ देना, कहीं भी पढ़ा था, लेट इट बी। वैन डर वाल फोर्स जितने ज्यादा, उतना वो फोर्सेस ज्यादा हैं तो सॉलिड होगा। अब वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा कैसे पता चलते हैं? फर्स्ट थिंग, वैन डर वाल फोर्सेस एक्ट ऑन सरफेस। पूरी ऑर्गेनिक में हमने ये देखा है कि ब्रांचिंग हो गई तो सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो वैन डर वाल फोर्स यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल, सॉरी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो कम हो गए। वैन डर वाल फोर्सेस यूनानिमसली, फर्स्ट इज दे डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। तो अब मैं आती हूँ, P4 का सरफेस एरिया ज्यादा होगा कि N2 का? एक तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के साइज में 40 पिकोमीटर का गैप है, दिखाया था मैंने अभी, 40 पिकोमीटर का गैप। ऊपर से 2 नाइट्रोजन और ये फास्फोरस कितने हैं? 4। भाई मतलब कितने गुना बढ़ गया होगा साइज? इतना बड़ा सरफेस एरिया आ गया P4 का कि उसके वैन डर वाल फोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, चाहे लंदन फोर्सेस थे, डिस्पर्शन फोर्सेस थे, वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि इट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड और N2 एग्जिस्ट एज अ गैस। इसकी एक कॉमन मिस्टेक जो लास्ट कुछ सालों में ऐसे ही छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 1-2 सालों में, कि इसकी एक कॉमन मिस्टेक, N2 इज गैस एंड P4 इज सॉलिड। इसका असर्शन रीजन में अगर आप देखो, रीजन क्या बनता है? क्योंकि नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। आई थिंक इट इज राइट। क्योंकि क्योंकि फास्फोरस पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए फास्फोरस की मजबूरी हुई, इट एग्जिस्टेड एज P4। देखना हर फास्फोरस के 3 बॉन्ड होंगे। जब सारे एटम एक जैसे होते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछते, तो तुमसे कोई P4 की हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछ सकता, O2 की नहीं पूछ सकता, ओजोन में O की नहीं पूछ सकता, एसिड में सल्फर की नहीं पूछ सकता। सेंट्रल एटम कैसे ढूंढोगे, किसकी पूछी है? पता नहीं। तो जहां सेंट्रल एटम नहीं ढूंढ सकते वहां हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं पूछ सकते। एनीवेज P4। तो
ये रीजन इसका बन सकता है, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट रीजन क्या बनेगा? बिकॉज फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 एंड नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, दैट इज वाई P4 मोर सरफेस एरिया एग्जिस्ट एज सॉलिड, N2 लेस सरफेस एरिया एग्जिस्ट एज गैस। मेरे हिसाब से रीजन वो है जो मैंने बाद में बोला है। ठीक है, सो अब गैस और सॉलिड क्यों, इसके बहाने मैंने P4 का स्ट्रक्चर दे दिया, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट कर लिया कि मेरे को P4 का स्ट्रक्चर कोई पूछे तो मेरे पास जवाब होना चाहिए। हर फास्फोरस की कोवेलेंस P4 में पूछ ली तो 3। हर फास्फोरस से लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके बाद मेटल नॉन मेटल दिख गए मेरे को, बॉइलिंग पॉइंट पूरे पीरियोडिक, यहां तो खैर मैं क्यों ही बोल रही हूँ, गैस सॉलिड सॉलिड, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या करेंगे, इंक्रीज ही करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। नाइट्रोजन के अलावा सबके सब एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी का मतलब क्या है? अगेन अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना। कभी सुना है आपने रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस? कहाँ सुना है रेड फास्फोरस या कुछ मैथ स्टिक्स के उसमें जो होता है, राइट? रैट पॉइजन में भी शायद फास्फोरस होता है। सो रेड फास्फोरस, ये इतने तरह के फास्फोरस हैं, तो एलोट्रॉपी तो है, बाकी मेंबर्स में भी है, मुझे बस करना नहीं है। तो नाइट्रोजन की कोई एलोट्रॉपी नहीं है, इस पे फाइट है। एनसीईआरटी कहती है नहीं है, हमने चुपचाप मान लिया, लेकिन जितनी भी आप अदर कॉम्पिटिटिव बुक्स देखेंगे ऑथर्स की, उसमें नाइट्रोजन की एलोट्रॉपी भी दिखा रखी है कि हाइड्रोजोइक एसिड बनता है ना, उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है, 3 नाइट्रोजन है, अगर उसका आयन बना दें तो कुछ ना कुछ है इसमें फाइट, बट हमें किसको लेके चलना है? एनसीईआरटी को। सो इसके बाद लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, चेक एंड गो। क्या लिखा है? पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी -3 को छोड़ देना, अभी इन दोनों पे बात करना जो फ्लो चल रहा है। ग्रुप 13 में हमने +1 +3 देखा, ग्रुप 14 में हमने +2 +4 देखा, ग्रुप 15 में मैं क्या देख रही हूँ? कॉन्फ़िगरेशन मैं उम्मीद करती हूँ सबके दिमाग में चेक, पूरे +3 और +5 का सब कुछ देख के बताइए क्या मुझे अब बात करनी चाहिए? कुछ भी, इंदर, प्रभव, आशीष, धृति, कुछ भी लगे कि करनी चाहिए तो बताइएगा। थोड़ी समस्या है माइनस, अब तक माइनस नहीं लिया था। अब अगर मैं कहती हूँ -3, -3 का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो रहे। इलेक्ट्रॉन एक्साइट कब नहीं होते? जब सामने से नेगेटिव चीज ना आए, तो खुद नेगेटिव बन गया ये आप सोच के देखिए, बहुत बहुत जरूरी चीज है, हमें खुद कई साल बाद पता चली। अगर इस ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये है, कोई नेगेटिव चीज आएगी और 3D ऑर्बिटल 4D 5D होंगे तो जंप करके जाएगा, और 5 का चांस है। तो नाइट्रोजन में तो वी ऑल नो कि +5 का चांस ही नहीं है। सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, थोड़ी देर बाद बात करूंगी, गलती से निकल गया। हाँ, सो ये अब आपके पास, पहले उस बात पे आते हैं जो शुरू किया। अगर बाहर से कोई पॉजिटिव चीज अटैक कर रही है, करती है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, अमोनिया तो बनेगा ही, NH3 से ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल क्या लाके दूं आपको? तो नाइट्रोजन के साथ जो 3 बॉन्ड बने हैं, वो किसने आके बनाए? उससे ज्यादा पॉजिटिव चीज। तो उसमें नाइट्रोजन क्या बिहेव किया? नेगेटिव। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? -3। इसकी -3 बड़े आराम से हो सकती है, NH3 पॉपुलर एग्जाम्पल। बट जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। आप फास्फोरस और हाइड्रोजन में देखोगे बराबर सी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, काहे का माइनस और प्लस, और उसके नीचे तो खत्म ही हो गई बात। तो -3 जैसे जैसे नीचे जाओगे दिखेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है भाई। ये तो सारे ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहां से -3 दिखा लेगा? वो तो प्लस ही दिखाएगा। इसीलिए +3 नीचे बढ़ी और -3 नीचे डिक्रीज हुई। थोड़ा सा माइनस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पे ध्यान रखना है। बाकी आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट मुझे लगता है फ्लो में है, तो मैं उसको अच्छा एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ कि +5 नीचे वाले मेंबर दिखाना पसंद नहीं करते, क्योंकि NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहना पसंद करता है, लेजी है, इनर्ट है। तो यहां से अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगी मैं।